नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का। मेरा नाम उमाकांत आनंद है और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स सब्जेक्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। टॉपिक का नाम है टैक्स प्लानिंग, जिसे हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग भी कह सकते हैं। टैक्स प्लानिंग और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग दोनों एस्पेक्ट को हम इस लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इस वजह से बड़ा हो सकता है क्योंकि इस कंसेप्ट से जुड़ी एक एक बात, चाहे वो छोटी बात हो चाहे इससे जुड़ी हुई बहुत ही अहम चीज़ हो, हर एक चीज़ को हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद इस कंसेप्ट से संबंधित जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, हर वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली जब एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आप बहुत प्रॉपर तरीके से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम लोग कि टैक्स प्लानिंग जो है वो एक्चुअली क्या होता है। देखिए, टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग योर टैक्स लायबिलिटी इन अ ईयर। दैट मीन्स कि टैक्स प्लानिंग एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है, बहुत ही लीगल तरीका है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। यानी टैक्स प्लानिंग एक ऐसा ढंग जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को पार्टिकुलर साल के अंदर कम कर सकते हैं। इट will help you to utilize the tax exemption, deductions and benefit in the best possible way to minimize your tax burden. That means कि आपके ऊपर जो इनकम टैक्स पे करने का जो बर्डन है, इस बर्डन को कम करने का ढंग क्या है, आप इसके लिए डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और भी कुछ इनकम टैक्स के बेनिफिट हैं, उनका मैक्सिमम यूज़ करिए और मैक्सिमम यूज़ करके अपने टैक्स लायबिलिटी को आप कम कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट आपको टैक्स को कम करने के लिए कुछ ऑप्शंस देती है, जैसे आप डिडक्शंस ले सकते हैं, एग्जम्पशंस ले सकते हैं। तो इन सभी का बेनिफिट उठा के लीगल तरीके से अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने की जो टेक्निक है उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से, एक एक करके आप समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो पार्ट इसमें है, टैक्स प्लानिंग इज एनालिसिस ऑफ वंस फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम अ टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू एज टू प्लान वंस फाइनेंस इन द मोस्ट ऑप्टिमाइज मैनर। दैट मीन्स कि किसी भी पर्सन का जो फाइनेंशियल मतलब स्टेटमेंट है उसको देखना और टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात को समझने की कोशिश करिएगा। टैक्स एफिशिएंसी ये बताता है कि हमें टैक्स को कम करना है, तो टैक्स कम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत ऑप्टिमाइज करने का जो ढंग है वो क्या है, वो टैक्स प्लानिंग है। यानी आपको अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले उसे आप देखिए और देख के जज करके उसकी लायबिलिटीज़ को कम करने का जो टेक्निक है उसे हम टैक्स प्लानिंग कह सकते हैं। टैक्स प्लानिंग अलाउज टैक्स पेयर टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ वेरियस टैक्स एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। यानी आपके पास जो भी टैक्स एग्जम्पशन और डिडक्शंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनका मैक्सिमम यूज़ करना और अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करना, ये हो जाएगा टैक्स प्लानिंग। अगर आप थर्ड देखें, टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल वे ऑफ रिड्यूसिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी। यानी एक कानूनी सिस्टम है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। हाउएवर, caution has to be maintained ensure that taxpayer is not knowingly reducing the tax evasion or tax avoidance। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम टैक्स प्लानिंग के माध्यम से अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन और डिडक्शन का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। कोई ऐसी एक्टिविटी आप जानते हुए ना करें जो कि कानूनी रूप से टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस के अंदर आती है। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कर चोरी और टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है जहां पर हम जो गवर्नमेंट के लॉज हैं उनके लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हैं। यानी आप टैक्स प्लानिंग करके टैक्स लायबिलिटी को कम करेंगे और आप अपने हिसाब से टैक्स प्लानिंग ही करें, टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस बिल्कुल ना करें, ये करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। अब देखिए, टैक्स प्लानिंग इंडिया के अंदर जो है वो क्या किस तरीके से होती है, किस कंसेप्ट पर ये कहानी बेस्ड है। देयर आर नंबर ऑफ टैक्स सेविंग ऑप्शंस फॉर ऑल टैक्स पेयर। भारत के अंदर, हमारे यहाँ देश के अंदर जितने भी टैक्स पेयर हैं सभी के लिए बहुत सारे सेविंग ऑप्शंस हैं। सो दीज ऑप्शंस अलाउड फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्सेप्शन एंड डिडक्शन। आपको बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन, एग्जम्पशन और डिडक्शन प्रोवाइड करता है। यानी भारत का जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, वो हमारे देश के टैक्स पेयर को टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है।
ये जो डिडक्शन और एग्जम्पशन है वो अंडर सेक्शन 80C से 80U तक कंसिडर किए जाते हैं। 80C से लगा के 80U तक मिलते हैं और इसके लिए जो एलिजिबल टैक्स पेयर हैं वो इसका बेनिफिट लेके अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये भारत के टैक्स प्लानिंग से संबंधित पॉइंट हैं। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं जिनको और क्लियर करें आप। देयर आर वेरियस ऑप्शन सेक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। भारतीय जो इनकम टैक्स एक्ट है 61 के अंदर टैक्स लायबिलिटी कम करने से संबंधित कुछ और स्पेशल एग्जम्पशंस दे रखे हैं। व्हेन टैक्स प्लानिंग इज डन इनसाइड द फ्रेमवर्क डिफाइंड बाय द इनरेस्पेक्टिव अथॉरिटी। कहा गया कि जब आप कोई भी मतलब टैक्स प्लानिंग करते हैं जो गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है, यानी गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करते हैं, तो वो बिल्कुल एक लीगल सिस्टम होता है और उस पर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट को कोई डाउट या कोई संदेह नहीं होगा। उससे आप अपनी प्रॉपर तरीके से टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। यानी गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है, एज पर फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट अगर आप टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने का प्रयास करते हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली ठीक है और उसके लिए गवर्नमेंट आप पर किसी तरीके का संदेह क्रिएट नहीं करेगी। बट अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से गलत है, यानी कि गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क से बाहर है, तो उस केस में ये इलीगल हो जाएगा और इस केस में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप इलीगल भी इस्तेमाल करते हैं टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने के लिए, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके ऊपर पेनाल्टीज़ भी लगा सकती है। कुछ केसेस में जेल का भी प्रावधान है, कुछ केसेस में जेल प्लस पेनल्टी दोनों का प्रावधान है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमें लीगल फ्रेमवर्क का यूज़ करके टैक्स लायबिलिटी कम करना है, वही तभी टैक्स प्लानिंग कहा जाएगा। कुछ 1-2 पॉइंट और समझेंगे आप। टैक्स सेविंग प्रैक्टिस इंक्लूड्स टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। देखिए, जो टैक्स सेविंग करने की जो प्रैक्टिस है वो अपने देश के अंदर 3 पार्ट में काउंट की जाती है। टैक्स अवॉइडेंस भी बोलते हैं एक को हम टैक्स इवेजन बोलते हैं और एक टैक्स प्लानिंग। इसमें से टैक्स प्लानिंग जो है आपका, ये क्या है, ये लीगल एस्पेक्ट पर बेस्ड है और ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं इलीगल हैं और ये गलत हैं। अगर इनको करेंगे तो ये कानूनी रूप से गलत हैं। आगे कहा भी गया है कि टैक्स प्लानिंग इज ओनली द लीगल मैनर, केवल टैक्स प्लानिंग ही लीगल मैनर है, बाकी जो भी दोनों कंसेप्ट हैं अवॉइडेंस और इवेजन वो दोनों गलत तरीके हैं। द गवर्नमेंट ऑफर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू सेव द टैक्सेस विद इंटेंशन ऑफ रिड्यूस टैक्स बर्डन। सरकार ने लीगल तौर पर क्या किया है कि आपके टैक्स लायबिलिटी को कम करने के कुछ ऑप्शंस आपके लिए दिए, कुछ तरीके दिए हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपरली आप टैक्स लायबिलिटी को कम भी कर सकते हैं और लीगली आप टैक्स बर्डन को कम करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन से कई मामलों में बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ेंगे, देखिए, टैक्स प्लानिंग के बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग पे। बिल्कुल उसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। यहाँ पे हम कॉर्पोरेट शब्द को ऐड कर लिया गया, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इसमें बढ़ा है। सो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मीन्स रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी ऑन अ रजिस्टर्ड कंपनी। जब हम टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे थे, एक आम आदमी की बात कर रहे थे। और जब हम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर रजिस्टर्ड कंपनी। हम एक कंपनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। The common ways to do this includes taking deduction on business, transport, health insurance, employees, office expense, retirement planning, child care and charitable contribution। दोनों बातों को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या कहती है कि हमें अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करना है, एक रजिस्टर्ड कंपनी की टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करना है। टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए वो क्या करना है, उन्हें जो बिजनेस का ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ का हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गए, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, चाइल्ड केयर, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर एक कंपनी इन चीज़ों पर काम करे और इन चीज़ों पर काम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को वो कई तरीके से कम कर सकती है। यानी ये जो चीज़ें हमने आपको बताई, अगर इन पर पैसा खर्च किया जाए तो उससे क्या होगा कि टैक्स लायबिलिटी को कम किया जा सकता है। दो द वेरियस टैक्स डिडक्शन एंड एग्जम्पशन प्रोवाइडेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर स्पेसिफिक फॉर कंपनीज के लिए भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स लायबिलिटी को कम करने के कुछ तरीके बताए गए हैं और जिनका अगर आप इस्तेमाल करके अपने टैक्स लायबिलिटी कम करते हो तो वो बेसिकली क्या होगा, वो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हो जाएगा। यानी कोई कंपनी
कंपनी इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत कंपनियों के टैक्स लायबिलिटी को कम करने के जो तरीके दिए गए हैं, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हों, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हों, चाहे ट्रांसपोर्ट से हों, चाहे ऑफिस एक्सपेंस से हों, चाहे चाइल्ड केयर से हों, चाहे चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन से, इन सभी का इस्तेमाल करके अगर कोई कंपनी अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करे तो वो हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कुछ और चीज़ें हैं। टैक्स प्लानिंग शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टैक्स अवॉइडेंस। हाँ, इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है और कई बार एग्जामों में क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है जहाँ पे आप कन्फ्यूज होकर गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो टैक्स अवॉइडेंस जो है, टैक्स अवॉइडेंस के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट के कुछ लूप होल्स हैं, गवर्नमेंट के कुछ लूप होल्स हैं, और जब उन लूप होल्स का फ़ायदा उठा के आप टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, वो होता है टैक्स प्लानिंग, सॉरी टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स प्लानिंग क्या है कि गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, लायबिलिटी कम करते हैं, तो होता है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टैक्स प्लानिंग जो है आपका वो गवर्नमेंट का लीगल फ्रेमवर्क है, और टैक्स अवॉइडेंस जो है वो लूप होल्स का फ़ायदा उठाना, तो वो सिस्टमेटिकली वो भी सही नहीं है। इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रिजल्ट इन हायर टैक्स लायबिलिटी। कहा गया अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए तो क्या होगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इट बिकम्स इम्परेटिव फॉर देम टू डिवोट इनफ टाइम टू टैक्स प्लानिंग टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। दैट मीन्स कि जब आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, और टैक्स लायबिलिटी को अगर कम करना है तो आपको टैक्स प्लानिंग पे भी कुछ काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि लायबिलिटी आप तभी कम कर सकते हैं। कहा गया विद प्रॉपर टैक्स प्लानिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी रिड्यूस। अगर प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग हो तो हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों टाइप के टैक्सेस की लायबिलिटीज़ को कम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे अहम पार्ट क्या है कि हमें टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी आती होनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग जब तक अच्छी नहीं आएगी तब तक हम अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बर्डन को कम नहीं कर सकते हैं। आगे भी कहा गया है कि इट इज़ आल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ एक्सपेंसेस। देखिए जितना प्रॉपर एक्सपेंसेस करेंगे, प्लानिंग का, कैपिटल बजट का, सेल्स का, मार्केटिंग कॉस्ट का, यानी कि आप एक्सपेंसेस के पार्ट पर जितनी कंट्रोलिंग रखेंगे, जितना बहुत बेटर तरीके से मैनेज करेंगे, तभी जाके क्या होगा कि प्लानिंग बहुत बेटर कही जाएगी। अब देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। कहा गया अ गुड टैक्स प्लानिंग रिजल्ट आउट ऑफ। एक अच्छी टैक्स प्लानिंग कब हो सकती है, जो कुछ चीज़ें हैं अगर कंसीडर की जाएँ तो एक अच्छी टैक्स प्लानिंग हो सकती है। जैसे कि टैक्स प्लानिंग के बारे में हो सकता कि हर इन्फॉर्मेशन एक आम टैक्स पेयर को ना हो। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि कुछ चीज़ें हैं अगर ये ध्यान में रखी जाए तो शायद टैक्स प्लानिंग बहुत बेटर होगी। सबसे पहली क्या, डिस्क्लोजिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू रिलीवेंट आईटी डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन देनी, कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं, सब कुछ आपको प्रॉपर बताना है जो ज़रूरी है। नॉट बीइंग इग्नोर्ड ऑफ एप्लीकल टैक्स लॉज एज वेल एज कोर्ट जजमेंट रिगार्डिंग द सेम। यानी कि जो कोर्ट के लॉ हैं इनकम टैक्स के और उन पर जो जजमेंट आए हैं पास्ट टाइम पे, उनको भी ध्यान में रखना है, उनके अकॉर्डिंग आपको काम करके टैक्स प्लानिंग कम करनी है। लीगल टैक्स प्लानिंग शुड बी डन विच इज़ अंडर द प्रीव्यू ऑफ लॉ। कहा गया जो टैक्स प्लानिंग होगी वो गवर्नमेंट का जो लॉ है उसको ध्यान में रख के होगी। कुछ भी आप अपनी तरफ से मनगढ़ंत या कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो सिस्टमेटिकली गलत हो। प्लानिंग मस्ट बी डन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव इन माइंड एंड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर। कहा गया कि बिजनेस प्लानिंग को हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं भटकेंगे, और हम कोशिश करेंगे अगर टैक्स प्लानिंग के हिसाब से कुछ फ्यूचर में चेंजेस बनते हैं तो उन चेंजेस को भी हमें करना पड़ेगा। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन कभी चैरिटेबल पर भरोसा नहीं करता, वो मतलब डोनेशन नहीं करता। अब अगर डोनेशन करने से टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है तो फ्यूचर में आपको डोनेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो चेंजेस अडॉप्ट करने लायक हैं उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आएंगे मेथड्स ऑफ टैक्स प्लानिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बहुत बारीकी से समझेंगे आप। तो 4 मेथड्स आपको यहाँ बताए जाएंगे। पहला है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि ऐसी टैक्स प्लानिंग जिसका एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ ईयर किया जाता है। यानी एक साल आपका स्टार्ट होता है मान लो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, तो 31 मार्च को ही जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, साल के आखिरी में हमने जाके टैक्स प्लानिंग करी, हमें मान लो कि मार्च में टैक्स पे करना है तो हमने 1 महीने पहले या उससे कुछ दिन पहले टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करी, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्या बताता है कि मीन्स अ प्लान चैलेट आउट ऑफ बिगिनिंग
ऑफ द इनकम ईयर, जैसे जो इनकम ईयर है, सपोज दैट मान लो 1 अप्रैल हम 18 से 31 मार्च 19 की बात कर रहे हैं, तो ये 18 इनकम जैसे ही स्टार्ट हो गई तब से ही आपने प्लानिंग स्टार्ट कर दी, तो ये हो जाएगा बेसिकली लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग। सो दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डज नॉट हेल्प इमीडिएटली। कहा गया ये जो टैक्स प्लानिंग है वो तुरंत हेल्प नहीं देती। शॉर्ट टर्म में क्या है कि आपने साल के आखिरी में जाके टैक्स प्लानिंग करी और तुरंत ही जाके आपने टैक्स लायबिलिटी कम करके बेनिफिट ले लिया। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि पूरा साल आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ती है, इसलिए इसका बेनिफिट तुरंत नहीं मिलता है, इसका बेनिफिट लास्ट में आके मिलता है। अब देखेंगे इसमें होती परमिजिव टैक्स प्लानिंग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो परमिजिव टैक्स प्लानिंग मीन्स मेकिंग प्लान विच आर परमिजिबल अंडर द डिफरेंस प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि जो लॉ के अंदर डिफरेंट प्रोविजंस हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हैं आपके, प्लानिंग ऑफ अर्निंग इनकम कवर्ड बाय सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 के अंदर जो स्पेशल अंडर सेक्शन 10 का ए पार्ट है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिडक्शंस मिलते हैं इंसेंटिव्स के, प्लानिंग ऑफ अवेलिंग डिफरेंट टैक्सेस कंसेशन के, जैसे कि बहुत सारे कंसेशंस आपको टैक्स में मिलते हैं, तो उन सभी का जब फ़ायदा उठा के आप टैक्स प्लानिंग बनाते हैं तो होती है परमिजिव टैक्स प्लानिंग। दैट मीन्स कि जब आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो सेक्शन 10 है उसके जो स्पेशल सेक्शंस हैं उनका फ़ायदा उठा के टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करने का प्रयास करते हैं, वो होता है परमिजिव टैक्स प्लानिंग। अब आएंगे हम लोग परपोजिव टैक्स प्लानिंग पे। ये बताता है कि इट मीन्स मेकिंग प्लान विद स्पेसिफिक पर्पस इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट टू एक्सेसी थ्रू द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मेकिंग सुटेबल प्रोग्राम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, वेरिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस। यानी जब आप इन्वेस्टमेंट, कुछ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस, मतलब इन चीज़ों का इस्तेमाल करके जब टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं तो होता है परपोजिव टैक्स प्लानिंग। वहाँ पर फोकस आपका क्या था, डिडक्शंस और इंसेंटिव्स का फ़ायदा उठाना, टैक्स कंसेशन का फ़ायदा उठाना, और यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करके आप क्या करना, अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना, कि कौन से इन्वेस्टमेंट पे हम पैसा लगाएं जिससे हमें बेनिफिट होगा, हम शेयर खरीदें या डिवेंचर्स खरीदें या म्यूचुअल फंड्स खरीदें, तो इन सब चीज़ों को जब इन्वेस्टमेंट को हम ध्यान में रख के टैक्स प्लानिंग करेंगे वो परपोजिव होगा, और जब इंसेंटिव और रिडक्शंस को ध्यान में रख के टैक्स प्लानिंग करेंगे तो वो परमिजिव टैक्स प्लानिंग होगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। तो अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है टैक्स प्लानिंग का, तो पहला ऑब्जेक्टिव है मिनिमल लिटिगेशन। मिनिमल लिटिगेशन का मतलब है कि हमेशा टैक्स पे करने वाले को और टैक्स रिसीव करने वाले को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो फ्रिक्शंस हैं वो दिमाग में रहते हैं, यानी देयर इज ऑलवेज फ्रिक्शन बिटवीन द टैक्स कलेक्टर एंड टैक्स पेयर। सो इन दिस सिचुएशन इंपॉर्टेंट दैट कॉम्प्लेंस रिगार्डिंग द पेमेंट इज फॉलोड यूज बाय प्रॉपरली। देखिए जब सिस्टमेटिकली प्रॉपर तरीके से आप टैक्स पे करते रहेंगे तो ना टैक्स पे करने वाले को दिक्कत होगी ना टैक्स रिसीव करने वाले को दिक्कत होगी। तो आपका जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन वाली जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। यही बेसिकली कोशिश किसकी होती है, टैक्स प्लानिंग की। यानी टैक्स प्लानिंग करेंगे तो प्रॉपर मैनर से टैक्स प्लान के टाइम पे आएगा तो टाइम पे जाके आप टैक्स पे कर देंगे, और जब टैक्स प्लानिंग नहीं होगी अचानक टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो टेक्निकली आपके लिए नुकसानदायक होगा और वो आपको थोड़ा सा खलेगा, तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किस तरीके से, टैक्स प्लानिंग से प्रोडक्टिविटी एक्चुअली कैसे है। देखिए जब टैक्स प्लानिंग करते हैं, अगर आपने मान लो परपोजिव टैक्स प्लानिंग करी, यानी कि इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, अब उस केस में क्या होगा कि जब इन्वेस्टमेंट का यूज़ करेंगे टैक्स प्लानिंग के लिए तो आपने क्या किया होगा, बहुत ही प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान आपने यूज़ किए होंगे। अब आप सोचिए कि जब प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान आपने यूज़ किए हैं, दो बेनिफिट हो रहे हैं, एक तो टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, दूसरा उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट आपका ठीक जगह लगा, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो अल्टीमेट आपको कहीं ना कहीं डबल बेनिफिट मिलेंगे इससे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, भाई सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या है कि हम गवर्नमेंट के लॉ का इस्तेमाल करके अपने टैक्स लायबिलिटी भी कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को लीगल फ्रेमवर्क के माध्यम से कम कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकॉनमी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए जब आप क्या करते हैं, जब टैक्स प्लानिंग करते हैं तो टैक्स प्लानिंग के डबल बेनिफिट हैं। टैक्स प्लानिंग से क्या होगा, टैक्स बर्डन भी कम होगा, और टैक्स प्लानिंग करते समय आपने कुछ इन्वेस्टमेंट पे पैसा कंट्रीब्यूट किया, कुछ आपने कंट्रीब्यूशन किए, कुछ डोनेशन करें, तो उससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी डेवलप होगी। यानी हमें टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और हमने कंट्रीब्यूशन किया है इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन फॉर्म ऑफ डोनेशन, इन फॉर्म ऑफ अदर कंट्रीब्यूशंस, उससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश का एक हेल्दी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है।
इसलिए कहा जाता है कि जब आप टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स पे करके आप कहीं ना कहीं टैक्स लायबिलिटी को भी कम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि टैक्स प्लानिंग करके जब टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं तो नोइंगली और अननोइंगली आप गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उससे देश का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन, देश का डेवलपमेंट भी आपके कंट्रीब्यूशन के साथ कनेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके से? स्टेबिलिटी सप्लीमेंट व्हेन टैक्स प्लानिंग बिहाइंड अ बिजनेस इज प्रॉपर। देखिए टैक्स प्लानिंग करेंगे, सब चीज़ें प्रॉपर होंगी, जब सब चीज़ें प्रॉपर होंगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। यानी आपको पता है कि हम 1 लाख कमा के 10,000 गवर्नमेंट को खर्च करेंगे तो 90,000 में हमें कैसे अपना बिजनेस चलाना है ये आपको पता रहेगा। अब अचानक से आपको 20,000 कर देने पड़ जाएँ तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो टैक्स प्लानिंग से क्या होगा, कभी भी स्टेबिलिटी नहीं खराब होगी, सब चीज़ें स्टेबल रहेंगी। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए। अब जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर क्वेश्चन इससे पहले एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं, और वो मिस्टेक्स क्या हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं। जैसे पहला कहा गया है आपका, जो पहला इसकी मिस्टेक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का बेसिकली क्या मतलब होता है? दिस इज द रूट ऑफ ऑल फुलीज यू विल मेक एज अ टैक्स प्लानर। दिस विल इवेंचुअली लीड टू यू टैक्स मोर टैक्सेस इंस्टीड ऑफ मेकिंग टाइमली इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू ऑप्टिमम प्लानिंग ऑफ टैक्सेस। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कुछ फुलिश डिसीजंस ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी चीज़ों पर कंट्रीब्यूट कर दिया जो एक्चुअली बिजनेस के लिए बेनिफिटेड नहीं थी। अगर वो उसी चीज़ को एक अच्छे मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान पे वो पैसा लगाते तो शायद प्रॉफिट भी अर्न होता और गवर्नमेंट को उससे ज़्यादा टैक्स भी को पे करते। तो कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो अल्टीमेट दोनों टाइप से नुकसान पहुंचाते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स भी कम दे रहे हैं और आपको फाइनेंशियली भी फ़ायदा नहीं करवा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन है। ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर टैक्स सेविंग। कुछ लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे टैक्स सेविंग करते हैं। जो कॉमर्स या इनकम टैक्स के जानकार नहीं है उनके दिमाग में ये चीज़ सेट है कि भाई LIC की एक पॉलिसी ले लो जिससे इनकम टैक्स में छूट होगी। बट उन्हें इतनी शायद नहीं समझ है कि LIC की पॉलिसी से एक सर्टेन अमाउंट पे फ़ायदा होगा, बहुत कम अमाउंट का फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेट कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी से ही अगर आप टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हैं तो ये कॉमन मिस्टेक है। इससे कुछ खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, सिर्फ आपको लगेगा कि हमने टैक्स प्लानिंग करके इनकम टैक्स कम किया, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होने वाला नहीं, उससे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वही कहा गया, दिस इज़ नॉट वन ऑफ द वाइजेस्ट थिंग्स टू डू। एक यानी बहुत समझदारी का परिचय नहीं है। अगर आप सिर्फ LIC का इस्तेमाल करके टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं तो ये कोई समझदारी का काम नहीं, बहुत इफेक्टिव काम नहीं है। हाँ एक है, पार्ट है, लेकिन बहुत इफेक्टिव आप सोचो तो वो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे द पावर ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू द टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। मेनी पीपुल डू नॉट कंसिडर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग डिस्पाइट सपोर्टिंग फैक्टर्स। कहा गया कि जो हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, कुछ लोग क्या करते हैं सेविंग के लिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अब म्यूचुअल फंड्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करके आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलते हैं, बहुत सर्टेन बेनिफिट मिलता है। तो इसका मतलब कि ये कॉमन मिस्टेक है। अच्छा ये होती क्यों है लोगों से? ये इसलिए होती है क्योंकि इन सभी का प्रमोशन बहुत होता है टीवी पे या रेडियो पे या अलग तरीके से। अब म्यूचुअल फंड के एड्स आते हैं, LIC के एड्स आते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में सेट है, तो लोग क्या करते हैं यही मिस्टेक ज़्यादातर कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम टैक्स लायबिलिटी हमें कम करनी चाहिए, इनसे हमें कुछ बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता है, बट लोग ज़्यादातर इसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक है। फॉलोइंग टू ऑप्टिमाइज ऑल अवेलेबल ऑप्शंस फॉर टैक्स सेविंग। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ टैक्स सेविंग करने के लिए अंडर सेक्शन 80C के पीछे लगे रहते हैं। अब 80C की अपनी लिमिटेशन है, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का ही है ओवरऑल सब मिला के। तो केवल अंडर सेक्शन 80C ही जो है वो डोनेशंस के लिए, डिडक्शंस के लिए नहीं बना है, और भी सेक्शन है जिनका बेनिफिट लिया जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो ज़्यादातर लोग करते रहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मेथड्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपकी नॉलेज एस्पेक्ट के लिए और मतलब सब्जेक्ट के मैटर के लिए भी। तो जेनरिक सेविंग मेथड इन टैक्स प्लानिंग, कुछ जनरल मेथड्स हैं जो बड़े हेल्पफुल हैं और जिनका मुझे लग रहा है हर किसी बंदे को बेनिफिट लेना चाहिए। पहला जो इसका पार्ट है आपका, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। देखिए अगर आप एक टैक्स पेयर हैं और आपके मतलब आपके घर में आपके ऊपर कोई आश्रित डिसेबल्ड है, मतलब कि वो मतलब किसी न किसी तरीके से वो डिसेबल्ड है, तो उस पर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो अंडर सेक्शन 80DD के अंदर मिलता है। यानी आपके फैमिली में कोई ऐसा पर्सन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड है,
तो उस पर अंडर सेक्शन 80DD के अंदर आपने उनके ऊपर जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट किए होंगे उन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको रिम्बर्समेंट मिलता है और उस पर आपको 1,25,000 रुपये तक की मैक्सिमम छूट मिलती है। तो आप सोचिए कि आप सिर्फ 80C के पीछे लगे हुए हैं, आप सिर्फ LIC पर लगे हुए हैं, उससे कितना बेनिफिट मिलना, बहुत छोटा अमाउंट में। लेकिन अगर ऐसी है, अगर आप एलिजिबल हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस पे पैसे खर्च किए हैं, तो आप देखिए डायरेक्टली 1,25,000 का डायरेक्टली बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक ये चीज़ है जो कि ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑन डिसेबल्ड इंडिविजुअल। अब कोई इंडिविजुअल ही डिसेबल्ड है तो उसके मेडिकल के लिए तो आपको अंडर सेक्शन 80DD में बेनिफिट मिलेगा और साथ ही साथ अंडर सेक्शन 80U के अंतर्गत उसे 1,25,000 रुपये की डिसेबिलिटी के लिए भी बेनिफिट मिलेगा। तो आप सोचिए कि ये जो बेनिफिट है आपके टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। अब जैसे मान ली कोई ऐसा बंदा है जो कुछ स्पेशल डिजीज़ से ग्रस्त है, जैसे कि एड्स हो गया, कुछ और भी हैं डिजीज़ जो हमने यहाँ पे नहीं कंसिडर करी हैं, तो ऐसी डिजीज़ के एक्सपेंसेस के लिए आपको छूट मिलती है जिसमें आपको एक अच्छा खासा इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट मिलता है, तो इसका भी बेनिफिट लिया जा सकता है। नेक्स्ट है चैरिटेबल डोनेशन। आप बहुत सारे डोनेशंस कर सकते हैं, इसके लिए अंडर सेक्शन 80G जो है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, जिसमें आपको विद लिमिट और विदाउट लिमिट दो तरीके के डिडक्शंस मिलते हैं। उन डिडक्शंस का भी आप इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। बस कंडीशन यह है कि किसी भी तरीके का कोई डोनेशन 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा का कैश में नहीं होना चाहिए। कैश में सिर्फ ये 2,000 तक मान्य है, इसके ऊपर जो भी डोनेशन है वो सारे चेक फॉर्म में होने चाहिए, तभी वो अप्लीकेबल होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था कि डिडक्शंस का अमाउंट मैक्सिमम कितना जो है वो कैश में एक्सेप्टेबल है, तो अभी जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2,000 रुपये तक है। 2,000 से ज़्यादा का डोनेशन अगर आप करते हैं तो आपको चेक फॉर्म में करना होगा। इसके अलावा कुछ साइंटिफिक रिसर्च या कुछ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे देश के अंदर चलते हैं, जिनमें अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80G के अंतर्गत AA के अंतर्गत आपको छूट मिलती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी कि जिनको ध्यान देके आप टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो लेक्चर है वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। आपको टैक्स प्लानिंग से संबंधित काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया गया। मोटा मोटा अगर आप ये कहें तो इस कंसेप्ट से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी बातें इसके अंदर डिस्कस की गई। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ इसे आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरा देखा, आपने बेशकीमती समय दिया, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।